है कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q प्लस 1 का रूप है। प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या तो 2q प्लस 1 का रूप है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को 2q या प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। यह चीज को हमको साबित करना है कि जितने भी प्रत्येक सम संख्या उनको 2q के रूप में और जितने भी विषम संख्या उनको 2q प्लस 1 के रूप में हम दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते हैं, इस चीज को हमको साबित करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़े, कुछ देर पहले पढ़े हैं कि भाग लेमा विधि अर्थात यूक्लिड का भाग लेमा विधि, जिसमें हम क्या किए हैं कि माना कि a तथा b धन पूर्णांक के लिए जिसमें को b का वैल्यू प्राप्त है। अगर b का वैल्यू q जो है हमेशा b के साथ इंक्लूड होता है कि नहीं इंक्लूड होता है, तो b का वैल्यू जब 2 हो गया तो हम अभी भी पढ़े कि r का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या फिर b से छोटा होगा। तो जब b ही 2 है तो r का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है नहीं हो सकता है। तो अब भाग लेमा विधि भी पढ़े कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू b का वैल्यू तो 2 प्राप्त है हमको, q को छोड़ देते हैं और r का वैल्यू इस स्थिति पहली स्थिति हम 0 रखते हैं। तो हमको क्या प्राप्त हुआ a इक्वल टू 2q। यहां से हमको एक चीज नहीं समझ में आया कि आखिर प्राप्त क्या हुआ, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको साबित ही करना है कि a का वैल्यू जो है इस रूप में प्राप्त होने पर यह सम संख्या है या फिर नहीं है। तो हम इसको आसान करने के लिए क्या किया है कि q इसके साथ जो इंक्लूड है उसको क्या किया कि q का हम कुछ वैल्यू मान ली, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अपना मन से हम ले सकते हैं। तो हम ऋणात्मक नहीं सिर्फ धनात्मक, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही कहता है धन पूर्णांक अर्थात धनात्मक, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब q का वैल्यू 1 लिए और इसमें हम रखते हैं तो a इक्वल टू q 2 गुने q का मान 1, तो 2 गुने 1 इक्वल टू 2। अब इस फिर दूसरी बात क्या करते हैं कि q का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 2 दूनी 4, a का वैल्यू 4, ठीक है। उसके बाद q इक्वल टू 3, 3 दूनी 6, तो a का मान कितना मिल गया हमको 6। यानी कहने का मतलब कि इस स्थिति में अगर q का वैल्यू कितना भी हो, q का वैल्यू कितना भी हो तो a का मान जो है हमेशा किस रूप में प्राप्त होगा, सम संख्या में प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, सम संख्या में प्राप्त होगा। तो हम इस स्थिति को a इक्वल टू 2q को हम हमेशा प्रत्येक जो है सम धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब इसी चीज को आगे बढ़ते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस, यहाँ पर जब हम r का वैल्यू 0 रखते हैं तो अगला स्थिति में r का वैल्यू हमको वहां लेना है कि नहीं लेना है, ले लिए। यहाँ पर भी हम देखें कि नहीं समझ में आया, तो जो चीज यहाँ की वही चीज हम यहाँ लेते हैं, q का कुछ वैल्यू मान लेते हैं, q का कुछ वैल्यू मान लेते हैं। तो पहली स्थिति में अगर q का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और जोड़ेंगे 1, 2 और 1 3, फिर 2 लिए, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7। इस स्थिति में देख रहे हैं कि अगर भाग एल्गोरिदम विधि को अगर हम a इक्वल टू 2q प्लस 1 के रूप में अगर हम दर्शाए हैं तो यह विषम धन पूर्णांक में है कि नहीं, इसको साबित करने के लिए अभी हम देखिए कि q का वैल्यू यहाँ पर कितना भी इंक्लूड हो वो हमेशा विषम धन पूर्णांक में ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात प्रत्येक विषम धन पूर्णांक को हम इस रूप में दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते हैं, विषम धन। दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b का वैल्यू 3 है, तब हम यहाँ पर भाग एल्गोरिदम विधि अर्थात भाग लेमा विधि का प्रयोग कर सकते हैं, कारण कि इसी विधि से हमको यहाँ पर साबित करना है। तो जब हम b का वैल्यू 3 ले लिए हैं तो इसलिए हम ले सकते हैं a इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है। जहां पर जो r का वैल्यू होगा वह या तो 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन b से छोटा ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्थिति में हम देखते हैं, प्रथम स्थिति में r का वैल्यू 0 लेने पर
अगर बी से छोटा है तो पहला स्थिति आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तब हम देखते हैं कि इसलिए ए बराबर, अगर भाग एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करते हैं तो ए इक्वल टू 3q, आर का वैल्यू 0 तो कहानी तो खत्म हो जा रहा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही दोनों तरफ वर्ग किए तो 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3ti 9q, अर्थात कहने का मतलब कि 3q जो है आपस में दो बार गुना हुआ है। अब क्या करते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इसमें से कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, और 3 स्क्वायर क्यू को अंदर रख देते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं, माना कि 3q स्क्वायर बराबर m, पूर्णांक हम मान लिए, कारण कि हमको इस क्वेश्चन में m पूर्णांक से ही चलना है। ठीक है, तो जब मैं m मान लेते इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3m, मिला कि नहीं मिला। सेकेंड केस में चलते हैं। अब आर का वैल्यू 1 ले लेते हैं। कितना लेते हैं 1, कहा क्या कारण कि यहाँ पर आर का वैल्यू जब 0 लिए तो उसके बाद आर का वैल्यू 1 भी हो सकता है, कारण कि अभी भी 3 से ये 1 छोटा ही है। तो देख लेते हैं, इसलिए a इक्वल टू 3q और प्लस r था तो r का वैल्यू 1 लिए हैं तो 1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आगे देखते हैं a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अर्थात 3ti 9q स्क्वायर, उसके बाद 2ab तो 3 दूनी 6 और 1 में गुना करेंगे 6 ही रह जाएगा, b के जगह q हो जाएगा कारण कि b के जगह 1 है, और उसके बाद 1 का होल स्क्वायर तो 1। आगे देखते हैं a स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में 3 कॉमन है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि 3 बाहर ले लेते हैं। तो बच गए हैं कितना 3q स्क्वायर प्लस 2q और इंटू प्लस 1। यहाँ पर अब हम क्या कर लिए कि यहाँ पर m इक्वल टू हम मान लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q। कोई दिक्कत, जैसे यहाँ पर पूर्णांक माने वही चीज हम वहां मान ली। तब यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि a स्क्वायर इक्वल टू 3 और इतना के जगह हम मान लिए m, तो 3m और प्लस में 1। दूसरा केस भी हो गया। थर्ड में चलते हैं कि r का वैल्यू 2 लेने पर, r का वैल्यू 2 लेने पर तो देखते हैं कि इसलिए a इक्वल टू 3q प्लस 2। प्रोसेस वही, यहाँ पर भी वर्ग करेंगे दोनों तरफ। तो जैसे ही वर्ग किए हम तो यहाँ पर मिला हमको कि 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मिल गया हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी पढ़े तो बस उसी रूप में इसको सजा देना है। a स्क्वायर 3ti 9q स्क्वायर, उसके बाद 2ab 2a तो 2a तो 3 दूनी 6, b तो 6 दूना 12 और उसके साथ q, और उसके बाद प्लस b स्क्वायर तो 2 दूनी 4। इसको अब क्या करेंगे कि a स्क्वायर, इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे, कारण 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 3 प्लस 1, कारण कि हमको प्लस 1 के टर्म में लाना है, इसी टर्म में लाना है। तो अगर 4 रहेगा तो हम तो नहीं ना ला पाएंगे, तो इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू, इन सबों में यहां से लेकर यहां तक 3 कॉमन है कि नहीं कॉमन, तो हम क्या कर लिए कि 3 कॉमन कर लिए। तो बच गया क्या 3q स्क्वायर, उसके बाद 4q और उसके बाद प्लस 1 और बाहर में प्लस 1। अब क्या कर लिए कि इतना बराबर हम पूर्णांक क्या मान लिए m मान लिए। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। सब पे देखा जाए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, अगर किसी भी स्थिति में हम साबित कर दिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का ही होता
है, जो अभी अभी हम साबित कर लिए। किए कि नहीं किए? तो लिख देते हैं अंत में कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। साबित हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट टाइप है, इसको देख लेते हैं। तो कहता है कि यूक्लिड विभाजन विधि से सिद्ध कीजिए कि धनात्मक धन पूर्णांक का घन अर्थात क्यूब 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं जा सकते। हमको यह चीज साबित करना था। करना कुछ नहीं है, जो अभी पिछले क्वेश्चन को सोल्व किए थे उसी तरह से इसे भी सोल्व करेंगे। अर्थात मान लेते हैं कि कोई धन पूर्णांक जो है a है और b का मान जो है हम वही रख लेते हैं पिछले की तरह ही 3। ठीक है, तो जैसे ही 3 मान लिए तो इससे हमको भाग लेमा विधि से हम क्या बनेगा, हमको भाग लेमा विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं a इक्वल टू 3q प्लस r, जहां हमको r का वैल्यू जो मिलेगा वो यह या तो 0 से बड़ा या तो बराबर, लेकिन b से छोटा। तो फर्स्ट केस में हम पिछला क्वेश्चन को सोल्व करते थे r इक्वल टू 0 लेने पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q, कारण कि r का वैल्यू तो 0 रख रहे हैं तो खत्म हो जाएगा। वहां पर वर्ग किए थे, यहाँ पर हमको घन करना है। तो a का होल क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब, a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब का होल क्यूब। होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं। तो a क्यूब इक्वल टू, इसमें से हम 9 कॉमन कर सकते हैं, इंटू 3q का क्यूब, और 3q का क्यूब इक्वल टू इतना बराबर हम m पूर्णांक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m पूर्णांक। तो इसलिए हमको क्या मिल जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9m। फर्स्ट हमको मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में क्या करते हैं कि r इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो इसलिए हमको क्या मिलेगा a इक्वल टू 3q प्लस 1। दोनों तरफ क्या करना है, अब हमको वर्ग करना है। तो यह a का होल क्यूब घन करना है इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a क्यूब इंटू, यहाँ पर आप ध्यान देना है a प्लस b का होल क्यूब। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर देखते हैं a क्यूब, तो 3 3 9 27 क्यूब का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 3 9 9 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो 3 3 9 क्यूब और प्लस b क्यूब, तो 1। अब इतने ध्यान देते हैं, यहां से यहां तक में 9 कॉमन है। तो a क्यूब इक्वल टू 9 जब यहां से निकालेंगे तो 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब और इंटू में प्लस 1। इतना बराबर हम क्या मान सकते हैं, m पूर्णांक। तो जैसे ही मान लिए तो हमको मिल गया a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। दूसरा भी देख लिए कि किसी भी धन पूर्णांक का घन जो है इस रूप में लिखा जा सकता है। थर्ड में देखते हैं r इक्वल टू 2 लेने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है। तो जैसे ही घन किए तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब, अभी भी फॉर्मूला यूज किए हैं a क्यूब, तो 3q का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 27 क्यूब प्लस
3a² b, तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 दूना 54 क्यू का क्यूब, सॉरी क्यू स्क्वायर प्लस 3ab², तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 क्यूब और प्लस 2 दूनी 4 दूना की 8। इतना में देखते हैं कि 9 हमको कॉमन है कि नहीं है। तो a क्यूब इक्वल टू 9 जैसे ही निकाल लेते हैं तो हमको मिलेगा क्या, 3q का क्यूब प्लस 9 छक 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 दूना 18 क्यूब और इंटू में प्लस 1। इतना बराबर मान सकते हैं हम पूर्णांक कि नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। तीसरा भी हमको मिल गया। तो अब हम इस स्थिति से कह सकते हैं कि नहीं सकते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का घन हम 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब कह सकते हैं ना कि लिख सकते हैं। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, लिख देना है कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। साबित हो गया मेरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो अपना खुद से सॉल्व कर सकते हैं।